नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है साइकोलॉजी की एक और क्लास के साथ। और देखिए, टेस्ट सीरीज आपके लिए साइकोलॉजी की चलाई हुई है। इससे पहले लगभग 30 क्लासें आपकी साइकोलॉजी की लग चुकी है। और चलिए फिर आज की क्लास को देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन दो ग्रीक शब्दों से हुई है। ऑप्शन में है साइके एंड लोगस से, माइंड एंड साइंस से, सोल एंड नॉलेज से, या फिर ब्रेन एंड बिहेवियर से। तो देखिए, साइकोलॉजी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है। और ये जो शब्द है ये है साइके एंड लोगस। साइके का अर्थ होता है क्या? आत्मा। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार हम साइकोलॉजी को कह सकते हैं क्या कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान। और ये दोनों ही शब्द साइके एंड लोगस कौन सी भाषा के हैं? ग्रीक भाषा के शब्द है ये दोनों। तो आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ए। साइके एंड लोगस से मिलकर क्या बना है? साइकोलॉजी शब्द बना है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आंसर रहेगा ए। 1506 ईस्वी में साइकोलॉजिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मारुलिक। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, मारुलिक नहीं है, यहाँ पर लिखेगा मास्लिक। विलियम जेम्स वॉटसन या फिर स्किनर। तो देखिए, साइकोलॉजिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? मार्को मास्लिक ने। सर्वप्रथम 1506 ईस्वी में साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये थे मार्को मास्लिक। आंसर हमारा रहेगा ए। मनोविज्ञान के प्रथम चरण में इसे किसका विज्ञान माना गया? तो देखिए, मनोविज्ञान के प्रथम चरण में इसे किसका विज्ञान माना गया? मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई वो कितने चरणों में हुई? 4 चरणों में मनोविज्ञान की जो है उत्पत्ति मानी जाती है। बात करें प्रथम चरण की, प्रथम चरण में इसे आत्मा का विज्ञान माना गया। आत्मा का विज्ञान माना गया। और ये कब हुआ? ये हुआ था कब? 16वीं शताब्दी की बात है ये। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था? तो ये आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर आत्मा का विज्ञान। सेकंड चरण की अगर बात करें तो मनोविज्ञान को यहाँ पर मन का विज्ञान माना गया। मन का विज्ञान या फिर कहे मन या फिर कहे मस्तिष्क का विज्ञान। और ये कब हुआ? 17वीं शताब्दी की ये बात है। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। बात करें तीसरे चरण की, तीसरे चरण में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान। और ये हुआ था 18वीं से 19वीं शताब्दी में। बात करें इसके चौथे चरण की, चौथे चरण में इसको कहा गया व्यवहार का विज्ञान। और ये बात कब की है? 20वीं शताब्दी की। तो ध्यान रखेंगे, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। 17वीं शताब्दी में मन या फिर कहे मस्तिष्क का विज्ञान इसको कहा गया। 18वीं से 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान। और 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया।
तो देखिए पूछा क्या है कि प्रथम चरण में क्या कहा गया, तो ये रहेगा हमारा आंसर आत्मा का विज्ञान। एटीन 1879 ईस्वी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विलियम जेम्स ने, विलियम वुंट ने, स्किनर ने या फिर क्रो एंड क्रो ने? बात किसकी हो रही है? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला ये कहां पर बनाई गई? जर्मनी के लीपजिंग शहर में इसकी स्थापना की थी। और ये की थी किसने? विलियम वुंट ने। कब? 1879 में। तो आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का निश्चित विज्ञान, चेतना का विज्ञान या फिर मन का विज्ञान? देखिए वॉटसन क्या थे? व्यवहारवादी थे। वॉटसन व्यवहारवादी थे और इन्होंने जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान माना। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार की शाखा है? शुद्ध, अनुप्रयुक्त, प्राकृतिक या फिर दार्शनिक? बात कर रहे हैं किसकी? शिक्षा मनोविज्ञान की। तो देखिए जब मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की जो विशेषताएं है, मनोविज्ञान का जो ज्ञान है, जब इसका प्रयोग शिक्षा में किया जाने लगे, मनोविज्ञान के ज्ञान का प्रयोग जब हम शिक्षा में करने लगे, तब हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? एक अनुप्रयुक्त शाखा है। आंसर हमारा रहेगा बी। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इतिहास के बारे में जानकारी देना, शिक्षा समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान करना, बुद्धि का मापन करना या फिर समाज का अध्ययन करना, सामाजिक अध्ययन करना? तो देखिए किसकी बात हो रही है? शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य की। तो ये रहेगा हमारा शिक्षा समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान करना। शिक्षण द्वारा, शिक्षण के समय पर चाहे जो समस्या है वो किसी बालक के सामने हो, चाहे वो शिक्षक के सामने हो, शिक्षा में जो भी समस्याएं आ रही है उनको क्या करना? समाधान करना, उनका मनोवैज्ञानिक समाधान निकालना ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो आंसर रहेगा बी। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? सीखने की प्रक्रिया, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य या फिर उपयुक्त सभी? बात किसकी हो रही है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की हो रही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य, ये सभी क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, आवश्यक कारक माने जाते हैं। तो आंसर हमारा रहेगा क्या? उपयुक्त सभी। अभिवृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? सामाजिक कारक, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास या फिर नैतिक विकास? ये क्या है? चारों ही विकास के आयाम है या कहे विकास के क्षेत्र है। और अभिवृद्धि पूछा है किस में होती है? तो ये होती है किस में? शरीर में, यानी कि शरीर में परिवर्तन, शरीर में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। और अभिवृद्धि जो है कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, यानी कि इसको क्या किया जा सकता है? मापा जा सकता है, तोला जा सकता है। यानी कि शरीर में लंबाई जब बढ़ती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। वजन जब बढ़ रहा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? तोल सकते हैं। तो जो अभिवृद्धि है वो कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि किस में होती है? शरीर में होती है। तो शारीरिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। आंसर रहेगा सी। विकास की सही विशेषता क्या है? केवल शारीरिक विकास, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, केवल बाल्यावस्था तक ही हम विकास कहेंगे, केवल मानसिक विकास को ही हम विकास कहते हैं।
तो देखिए विकास की जो सही विशेषता है वो क्या है कि विकास जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। केवल शारीरिक विकास को हम विकास नहीं कहेंगे और केवल मानसिक विकास को विकास नहीं कहेंगे, क्योंकि विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सभी क्षेत्र शामिल होते हैं विकास में। और विकास में केवल बाल्यावस्था देखिए विकास केवल बाल्यावस्था तक नहीं होता है। विकास जो है गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, मृत्यु तक होता है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा कि विकास जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। कब से कब तक? तो जब शिशु जो है माँ के गर्भ में होता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक। आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर बी। विकास सतत एवं निरंतर प्रक्रिया है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? पूर्वानुमेय के सिद्धांत, सतत सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन में ही आया हुआ है कि विकास क्या है, सतत और निरंतर प्रक्रिया है। किस सिद्धांत को दर्शाता है? सततता के सिद्धांत को दर्शाता है कि विकास सतत रूप से चलता है, निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। तो ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? सतत सिद्धांत को दर्शाता है। आंसर रहेगा बी। प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग होता है, यह कौन सा सिद्धांत है? यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास अलग हो रहा है, किस सिद्धांत को दर्शाता है? कौन से सिद्धांत की बात हो रही है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या फिर पूर्व अनुमेयता का सिद्धांत। देखिए हर व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? अलग होता है। उसकी जो रुचि है वो अलग हो सकती है, सीखने समझने की क्षमता अलग होती है, सीखने की समझने की जो क्षमता है, क्षमता अलग होती है। साथ में ही शारीरिक जो बनावट है, शारीरिक बनावट वो अलग होती है। और जो सीखने की जो गति है, विकास की जो गति है, या फिर कहे सीखने की या विकास की जो गति होती है, विकास की गति जो होती है वो हर किसी में भिन्न होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, भिन्न होता है। देखिए कोई जो बालक है वो किसी भाषा को जल्दी सीख लेता है, और वो उसी एज का जो बालक है भाषा को जो है देर से सीखता है। इसलिए हम कह सकते हैं विकास की जो गति है वो भी क्या होती है? भिन्न होती है। एक बालक जो है 9 माह का चलना सीख जाता है और दूसरा बालक जो है 12 माह का चलना सीखता है। तो इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि विकास की जो गति है वो भी क्या होती है? भिन्न होती है। और ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। आंसर हमारा रहेगा यहाँ पर बी। शेषावस्था की आयु कितनी होती है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था को हम कहते हैं क्या? शेषावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? विद्यालयी अवस्था, खिलौनों की अवस्था, किशोर अवस्था या संकट अवस्था। बात किसकी हो रही है? पूर्व बाल्यावस्था की। और ये अवस्था होती है 2 से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों की अवस्था। इस अवस्था का जो बालक है वो क्या करता है? खिलौनों से खेलता है और ज़्यादातर अपना जो समय है वो खिलौनों के साथ ही बिताता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? खिलौनों की अवस्था कहेंगे। आंसर रहेगा हमारा बी। शेषावस्था की प्रमुख विशेषता है पूर्ण सामाजिकता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता या फिर आत्मनिर्भर। देखिए बात किसकी हो रही है? शेषावस्था की। और शेषावस्था हमने अभी पढ़ी है, कहाँ से कहाँ तक? जन्म से लेकर
2 वर्ष तक की अवस्था। अब जो 2 वर्ष का बालक है, क्या उसमें सामाजिकता होगी, सामाजिक गुण सीख जाएंगे, सामाजिक कौशल उसमें होंगे? बिल्कुल नहीं। तो आंसर ये गलत रहेगा ऑप्शन। बात करें नैतिकता की, क्या उसमें नैतिकता के गुण आ जाएंगे 2 वर्ष की आयु में? बिल्कुल नहीं। 2 वर्ष का शिशु जो है क्या आत्मनिर्भर हो जाता है? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, बात करें दूसरों पर निर्भरता, आंसर हमारा रहेगा दूसरों पर निर्भरता, क्योंकि 2 वर्ष तक जो बालक है वो दूसरों पर निर्भर रहता है, खासकर अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। तो आंसर हमारा रहेगा क्या? दूसरों पर निर्भरता। पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? बात किसकी हो रही है? पूर्व बाल्यावस्था की। जिज्ञासा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक समझ या फिर व्यावसायिक दक्षता। पूर्व बाल्यावस्था की जो आयु है, हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, 2 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु मानी जाती है। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था की आयु। और देखिए, इस आयु का जो बालक है उसमें वो व्यावसायिक दक्षता कैसे प्राप्त करेगा, वो आर्थिक समझ कैसे आएगी उसमें, राजनीतिक चेतना का तो कोई मतलब ही नहीं है। इस आयु के बालक में बहुत जिज्ञासा होती है, प्रश्न बोध करता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, इस प्रकार के प्रश्न जो है उसके मन में उठते हैं और जिज्ञासा बहुत होती है किसी भी चीज को जानने की। तो आंसर हमारा रहेगा ए। सिर से पैर की दिशा में विकास होता है, तो ये किस सिद्धांत को दर्शाता है? समीप दूर का सिद्धांत, शीर्षपाद का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत। बात किसकी हो रही है कि विकास कैसे होता है? सिर से पैर की दिशा में होता है, बिल्कुल सही। एक बालक जो है सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण पाता है, उसके बाद धड़ पर नियंत्रण पाता है और वो बैठना सीखता है। उसके बाद सबसे लास्ट में पैरों पर नियंत्रण पाता है, वो क्या कर पाता है? चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, कूदना सीखता है। और ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? शीर्षपाद के सिद्धांत को। आंसर हमारा रहेगा बी। भीतर से बाहर की दिशा में विकास जो होता है उसे हम किस सिद्धांत के द्वारा समझेंगे? शीर्षपाद का सिद्धांत, समीप दूर का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। बात किसकी हो रही है? विकास की। और विकास कैसे होता है? भीतर से बाहर की दिशा में हो रहा है, यानी कि पहले सबसे पहले विकास किसका होगा? रीढ़ की हड्डी का होगा। उसके बाद जो पास वाले अंग है बालक के, उनका विकास होता है, जैसे कि बाहों का, टांगों का। रीढ़ की हड्डी का सबसे पहले विकास होता है और उसके जो आसपास वाले अंग है फिर उनका विकास होता है, जैसे कि बाह का, टांगों का। और उसके बाद जो है बालक के हाथों का विकास होता है, फिर उंगलियों का प्रयोग करना शुरू करता है बालक। पैरों का विकास होता है फिर बाद में। तो देखिए, सबसे पहले बालक जो है केंद्र के जो पास वाले हिस्से इनका प्रयोग करना सीखता है, यानी कि पूरे हाथ का और पूरी टांगों का। इसके बाद जो छोटी मांसपेशियां है जैसे उंगली, उनका प्रयोग करना सीखता है। तो विकास कैसे हो रहा है? केंद्र से बाहर की दिशा में जो है विकास हो रहा है। और ये कौन सा सिद्धांत दर्शा रहा है? समीप दूर का सिद्धांत। यानी कि विकास कैसे होगा? पहले समीप का होगा, फिर दूर का होगा। विकास कैसे होगा? पहले जो है मध्य का होगा, फिर बाहर का होगा। आंसर रहेगा हमारा बी। विलियम जेम्स की प्रसिद्ध पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांत या फिर सामाजिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की रूपरेखा। तो विलियम जेम्स ने एक पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान के सिद्धांत। याद रखिएगा इनकी पुस्तक का नाम मनोविज्ञान के सिद्धांत। पुस्तक किसने लिखी? विलियम जेम्स ने लिखी थी। आंसर रहेगा बी। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता किसके लिए है? केवल शिक्षक के लिए, केवल विद्यार्थी के लिए, केवल अभिभावक के लिए या फिर शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए? तो देखिए, मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है, शिक्षा मनोविज्ञान की जो उपयोगिता है
वो दोनों के लिए ही, शिक्षक के लिए भी और विद्यार्थी के लिए भी क्या होती है, उपयोगी होती है। मनोविज्ञान के द्वारा ही एक शिक्षक जो है बच्चों की प्रकृति को समझ पाता है और शिक्षण अधिगम को क्या बना पाता है, प्रभावी कर पाता है। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको क्या बनाता है, प्रभावी बना पाता है। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही। और देखिए जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी भी क्या करता है, स्वयं के व्यक्तित्व को या फिर कहे स्वयं की जो क्षमताएं है उसकी, स्वयं के व्यक्तित्व और स्वयं की क्षमताओं को जान पाता है। किसके द्वारा? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। साथ ही जो शिक्षा के नियम है, शिक्षा के नियम इनको समझ पाता है। जैसे कि शिक्षा के नियम क्या है कि सरल से कठिन की ओर चला जाए। सीखना कैसे होना चाहिए? सरल से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इन सभी नियमों को सीखता है एक विद्यार्थी। किसकी सहायता से? शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता जो है दोनों के लिए ही होती है, शिक्षक के लिए भी और विद्यार्थी के लिए भी। तो देखिए आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।